मूवी की शुरुआत होती है और हमें जॉन नाम के एक आर्किटेक्चर को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी एलिसन और बेटे नेथन के साथ रहता था। जॉन की आजकल अपनी पत्नी के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन अगले दिन जॉन के बेटे का बर्थडे था, इसलिए जॉन अपनी पत्नी के पास जाकर उससे कहता है कि हमें अपने बेटे की खुशी के लिए हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, और दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। नेथन अपने बर्थडे के लिए काफी एक्साइटेड था और अपने मॉम और डैड को साथ देखकर वो और भी खुश हो गया था। इसी दौरान टीवी पर न्यूज आती है कि धरती से जल्द ही एक कॉमेट टकराने वाला है। हर जगह ये न्यूज चल रही थी, लेकिन लोग इस न्यूज को नॉर्मली ले रहे थे। सभी को लगता है कि इससे अर्थ पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जॉन भी इस न्यूज को हल्के में लेता है और अपने बेटी के साथ बर्थडे शॉपिंग करने के लिए मॉल चला जाता है। रास्ते में जॉन देखता है कि काफी सारे मिलिट्री ट्रक कहीं जा रहे हैं और आसमान में काफी सारे जेट्स भी उड़ रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो इन बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और मॉल में शॉपिंग करने लगता है। अब इसी दौरान जॉन को गवर्नमेंट की ओर से एक अलर्ट मैसेज आता है और उसके बाद एक कॉल, जिसमें जॉन को बताया जाता है कि उसे और उसकी फैमिली को एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है और रात तक उसे एक मिलिट्री बेस तक पहुंचना है। वहां से उसे और उसकी फैमिली को शेल्टर तक ले जाया जाएगा। इस मैसेज के बाद जॉन काफी परेशान हो जाता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो देखता है कि नेथन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके नेबर्स वहां आ चुके हैं। तभी न्यूज में सब देखते हैं कि वो बड़ा सा कॉमेट कई टुकड़ों में बढ़ चुका है और आने वाले 2 दिनों में वो सारे कॉमेट्स एक एक करके अर्थ पर गिरेंगे। और उसी वक्त न्यूज में दिखाया जाता है कि उस कॉमेट का एक छोटा टुकड़ा बरमूडा ट्रायंगल के पास गिरता है। उस कॉमेट के गिरने के बाद ये लोग छोटी सी हलचल महसूस करते हैं। अब जॉन जैसे ही बाहर जाता है तभी एक तेज वेव उससे आकर टकराती है, जिससे घर के सारे कांच टूट जाते हैं। पर ये तो छोटा कॉमेट था, फिर भी इसका असर इतना तेज था। अब ये लोग ये सोचकर डरने लगते हैं कि आने वाले 2 दिनों में इससे बड़े बड़े साइज के कॉमेट्स गिरने वाले हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन कितना तेज होगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी जॉन के फोन और टीवी पर फिर से अलर्ट मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि उसे और उसकी फैमिली को सीक्रेट शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। पर ये मैसेज उनके नेबर्स को नहीं मिलती, जिससे वे लोग नाराज हो जाते हैं। उनका कहना था कि उन्हें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। इसके बाद जॉन के सारे नेबर्स वहां से चले जाते हैं। अब जॉन और उसकी वाइफ अपना बैग पैक करते हैं और वो अपने बेटी को साथ लेकर घर से निकल ही रहे थे कि तभी उसकी एक नेबर अपनी बेटी को लेकर उनके पास आती है और कहती है कि मुझे ना सही, लेकिन मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाओ ताकि इसकी जान बच जाए। पर जॉन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि शेल्टर के लिए बस उसकी फैमिली को ही सिलेक्ट किया गया था। अब जॉन अपनी फैमिली को लेकर आर्मी कैंप तक पहुंच जाता है। वहां पर आर्मी की काफी टाइट सिक्योरिटी थी। अंदर उसी को जाने दिया जा रहा था जिन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था। जॉन बिना किसी रुकावट के कैंप के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद जॉन और उसकी वाइफ देखते हैं कि उसकी बेटी की डायबिटीज की दवाई यानी कि इंसुलिन वो गाड़ी में ही भूल चुके हैं। दरअसल नेथन को डायबिटीज की बीमारी थी। अब जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम आगे बढ़कर प्लेन में बैठो, मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर वो दवाई लेने चला जाता है। अब कुछ देर हो जाने के बाद एलिसन जब देखती है कि जॉन अब तक नहीं आया तो वो काफी परेशान होने लगती है। इसलिए वो पास ही खड़े एक ऑफिसर के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटी की दवाई लेने के लिए बाहर निकले हैं, पर वो अब तक नहीं आए और हम उनके बिना यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनते ही वो ऑफिसर एलिसन को काफी अजीब तरीके से देखता है और फिर एलिसन और नेथन को वो ऑफिसर वहाँ से दूसरी जगह लेकर जाता है। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो नेथन की दवाई लेकर वहाँ आ चुका था। वो चारों तरफ एलिसन और नेथन को ढूंढता है, लेकिन वो दोनों जॉन को नहीं मिलते। जॉन सोचता है कि शायद वो दोनों प्लेन में बैठ चुके होंगे, इसलिए वो प्लेन में जाकर एलिसन और नेथन को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो दोनों नहीं मिलते। तभी प्लेन में बैठे एक आदमी की नज़र जॉन के हाथ में रखे दवाई पर पड़ती है। वो जॉन से पूछता है कि ये दवाइयाँ किसकी है। जॉन कहता है कि ये मेरी बेटी की दवाई है, उसे डायबिटीज है। ये सुनते ही वो आदमी जॉन से कहता है कि प्लेन में किसी भी पेशेंट को ले जाना अलाउ नहीं है, फिर तुम्हें कैसे अलाउ किया गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि नेथन को डायबिटीज होने की जानकारी आर्मी को लग चुकी थी, इसलिए आर्मी ने नेथन और एलिसन दोनों को कैंप से बाहर निकाल दिया था। अब जैसे ही जॉन को ये बात पता चलती है वो किसी तरह उस प्लेन से बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर काफी सारे लोग उस कैंप पर हमला बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन वो भी अपनी जान बचाना चाहते थे। आर्मी वाले उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी भगदड़ के दौरान पेट्रोल का एक पाइप वहां खुल जाता है, जिसके कारण वहां आग लग जाती है
और देखते ही देखते वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। बाहर एलिसन और नेथन उस ब्लास्ट को देखते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जॉन सही सलामत है या नहीं। अब ये दोनों किसी तरह अपनी कार तक पहुँचते हैं और वहाँ एलिसन जॉन के लिए कार पर एक नोट छोड़कर जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो नेथन को लेकर अपने डैड के घर जा रही है। अगर जॉन वापस आए तो वो उसे वहीं मिलेगी। अब कुछ देर बाद जॉन किसी तरह उस भीड़ से बाहर निकलता है और अपनी कार तक पहुंच जाता है। कार के पास आने के बाद जॉन को एलिसन का लिखा हुआ वो नोट मिलता है, जिसे देखकर जॉन के सांस में सांस आती है कि उसकी फैमिली सही सलामत है। उधर हमें एलिसन को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे नेथन को लेकर मेडिकल शॉप में जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो लगातार फायरिंग करने लगते हैं। उनसे डरकर एलिसन अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एलिसन को वहाँ एक कपल मिलता है, जिनसे लिफ्ट मांगने पर वो एलिसन और उसके बेटे को लिफ्ट दे देते हैं। एलिसन उनसे कहती है कि उसे अपने डैड के घर जाना है और इसी बात के दौरान एलिसन उन्हें बता देती है कि उन्हें भी शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बेटे की बीमारी के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया। अब ये बात पता चलते ही वो आदमी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। वो कहता है कि इस बच्चे की तो जान बचनी चाहिए, इसे तो मिलिट्री वालों को ले जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं इसकी जान बचाऊंगा। ये सब सुनने के बाद एलिसन कहती है कि नहीं, मुझे प्लीज मेरे डैड के घर तक छोड़ दो। लेकिन वो आदमी बीच रास्ते में ही गाड़ी रोककर एलिसन को बाहर निकाल देता है और उसके बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। एलिसन रास्ते में सभी से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी एलिसन के लिए नहीं रुकता। उधर हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो लगातार अपनी पत्नी और बेटे के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉन देखता है कि एक और कॉमेट धरती पर गिरा है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन अभी इस तरह के बहुत सारे कॉमेट्स गिरने बाकी हैं और आखिर में एक बड़ा कॉमेट गिरेगा, जिससे पूरी धरती तबाह हो जाएगी। इसी दौरान जॉन की नजर एक ट्रक पर पड़ती है, जिसमें कुछ सर्वाइवल्स थे जो कनाडा जा रहे थे। जॉन की रिक्वेस्ट करने पर उसे भी उस ट्रक में जगह मिल जाती है। दरअसल एलिसन के डैड कनाडा में ही रहते थे, इसलिए जॉन एलिसन तक पहुंचने के लिए उस ट्रक में बैठता है। उस ट्रक में जॉन को कॉलिन नाम का एक लड़का मिलता है। बात करने के दौरान वो लड़का जॉन को बताता है कि ग्रीनलैंड में एक शेल्टर बनाया गया है और उस शेल्टर के लिए उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो किसी न किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, ताकि जब दुनिया खत्म हो जाए तो हर फील्ड के स्पेशलिस्ट फिर से एक नई दुनिया का निर्माण कर सके। इस पर जॉन कहता है कि मुझे भी सिलेक्ट किया गया था क्योंकि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, लेकिन मिलिट्री वालों के कुछ रूल्स के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए। इसी बस में एक आदमी जॉन की बातों को गौर से सुन रहा था। जब उसे पता चलता है कि जॉन के हाथ पर वो बैंड बंधा हुआ है जो उस शेल्टर में यानी कि ग्रीनलैंड जाने का पास है, तो वो उस बैंड को पाने के लिए जॉन पर हमला कर देता है। कॉलिन जॉन को उस गुंडे से बचाने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान वो मारा जाता है। अब जॉन किसी तरह वहाँ से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें उसी कपल को दिखाया जाता है जिसने एलिसन को लिफ्ट दिया था और बाद में उसके बेटे को लेकर भाग गए थे। अब वो नेथन को लेकर आर्मी कैंप जाते हैं, क्योंकि नेथन के हाथ पर वही बैंड बंधा हुआ था जो शेल्टर में जाने का पास था। अब वो कपल नेथन को लेकर आर्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे पास बैंड है, हमें प्लीज अंदर जाने दीजिए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बैंड चोरी हो गए हैं, लेकिन मेरे बेटे के पास अभी भी बैंड है। आर्मी वाले इन दोनों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जैसे ही आर्मी वाले उन्हें कैंप के अंदर ले जाने वाले होते हैं, नेथन आर्मी से कह देता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। ये सुनते ही आर्मी वाले नेथन को उनसे ले लेते हैं। उधर एलिसन भी उस कपल का पीछा करते हुए आर्मी कैंप तक पहुंच जाती है, जहां एलिसन को बताया जाता है कि उसका बेटा सही सलामत है और उसे इंसुलिन भी लगा दिया गया है। अब एलिसन जैसे ही अपने बेटे नेथन को देखती है, उसे देखते ही एलिसन काफी इमोशनल हो जाती है और अपने बेटी को गले से लगा लेती है। अब एलिसन उस नर्स जिसने नेथन को संभाल के रखा हुआ था, उसे कनाडा की ओर जाने वाली गाड़ियों के बारे में पूछती है। वो कहती है कि यहाँ से एक मिलिट्री बस उसी ओर जाने वाला है, तुम उसमें बैठकर अपने डैड के घर आराम से जा सकती हो। एलिसन इस हेल्प के लिए उस नर्स को थैंक्स बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। उधर जॉन एलिसन के डैड के घर पहुँच चुका था, लेकिन उसे वहाँ ना तो एलिसन मिलती है और ना ही नेथन। अब जॉन को डर लगने लगता है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, और वहीं एलिसन के डैड भी जॉन को इन सब के लिए ब्लेम कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जॉन को एलिसन की कॉल आती है। एलिसन उसे कहती है कि मैं और नेथन कनाडा पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही जॉन और एलिसन के डैड जल्दी से उन दोनों को लेने के लिए निकलते हैं और फाइनली एलिसन और नेथन को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर जॉन और एलिसन के डैड काफी खुश हो जाते हैं। अब घर आते ही जॉन एलिसन को कॉलिन के द्वारा बताई गई बात बताता है। वो कहता है कि कनाडा से भी कुछ लोग ग्रीनलैंड के लिए निकलने वाले हैं और आज रात ग्रीनलैंड की आखिरी फ्लाइट है।
जॉन की बात सुनकर एलिसन भी ग्रीनलैंड जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलिसन अपने डैड को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मैं अपना आखिरी वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता हूँ। एलिसन अपने डैड के इस डिसीजन को बदलने की कोशिश नहीं करती और एक इमोशनल गुड बाय के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, रास्ते में इन्हें गवर्नमेंट का अलर्ट मैसेज मिलता है कि कुछ देर बाद कॉमेट्स के छोटे छोटे टुकड़े उस इलाके में गिरने वाले हैं। और कुछ देर बाद सच में वो टुकड़े वहाँ गिरते हैं। उन टुकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आग के बड़े बड़े गोले जमीन पर गिर रहे हों, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। ये सब देखकर जॉन जल्दी से गाड़ी जंगल की ओर मोड़ता है। इन सभी की जान तो बच जाती है, लेकिन इनकी गाड़ी जल जाती है। अब जॉन दूसरी गाड़ी लेकर कनाडा की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद ये लोग कनाडा के एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जॉन देखता है कि वो आखिरी प्लेन वहां से टेक ऑफ करने वाला है। ये देखकर जॉन जल्दी से अपनी कार उस प्लेन के सामने ले जाकर रोक देता है। उस प्लेन का पायलट जॉन और उसकी फैमिली को प्लेन में नहीं बिठाना चाहता था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो पायलट इन लोगों को प्लेन में बिठाने के लिए मान जाता है। अब अगली सुबह होते होते ये लोग ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग लैंड करते, कॉमेट का एक बड़ा टुकड़ा फिर से गिरता है, जिसके कारण काफी स्ट्रॉन्ग वेव वहां जनरेट होता है और उस वेव के चपेट में आकर इनका प्लेन क्रैश कर जाता है। इस क्रैश में प्लेन के दोनों पायलट मारे जाते हैं, लेकिन प्लेन में बैठे बाकी यात्री सुरक्षित थे। वहाँ से आगे बढ़ने पर इन सभी को वो मिलिट्री शेल्टर दिख जाता है और इन सभी की किस्मत अच्छी होती है कि शेल्टर के आर्मी इन्हें देख लेते हैं और इन सभी को रेस्क्यू कर लेते हैं। उधर हमें आसमान में दिखाया जाता है कि वो बड़ा कॉमेट पृथ्वी के काफी नजदीक आ चुका है और वो किसी भी वक्त पृथ्वी से टकराने वाला है। अब जैसे ही इन सभी को शेल्टर के अंदर भेजा जाता है, वो बड़ा कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाता है और पृथ्वी पर एक बड़ा धमाका होता है, जैसे कि हजारों परमाणु बम एक साथ फट गए हो। शेल्टर के अंदर जॉन अपनी वाइफ और बेटी के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि इस कॉमेट के आफ्टर शॉक कितने खतरनाक हो सकते हैं। और फाइनली थोड़ी देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है, पर ये खामोशी तूफान के बाद आने वाली खामोशी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि उस कॉमेट के आफ्टर शॉक के कारण पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। ऐसा लग रहा होता है कि पूरी दुनिया आग में जल चुकी हो। हर तरफ सिर्फ राख ही राख दिख रहे होते हैं, जिसके कारण सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब हमें 9 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। हवा में तैरने वाले राख अब जमीन पर बैठ चुके थे। सूरज की रोशनी अब पृथ्वी पर साफ साफ आ रही थी और अब उस आर्मी शेल्टर को खोला जाता है, जिसके अंदर सभी सुरक्षित थे। वे लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन इन लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग दुनिया में बचे हुए थे। दरअसल बड़े बड़े देशों ने पहले ही अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए शेल्टर बना लिया था, जिसके कारण दुनिया के हर कोने में काफी सारे लोग अभी भी जिंदा थे और अब वो लगातार एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश में लग जाते हैं। अब बचे हुए इन लोगों को ही पृथ्वी को फिर से रहने लायक बनाना होगा। इसी के साथ इस मूवी का अंत एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।